प्रथम रश्मि का आना रागनी, तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने वह गाना। सोई थी तू स्वपन नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर। ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति सुकुमार, छायावादी कवि, छायावाद के स्तंभ। उनकी ये पंक्तियां प्रकृति की, प्रकृति के दृश्य की, प्रकृति के सौंदर्य की जो है एक अनूठी स्मृति जो है उसमें स्मरण आती है, उसकी याद दिलाती है। सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति के कवि हैं, इनकी ही आज प्रकृति से ओतप्रोत एक कविता जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, आज आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। हमारा आज का विषय है कक्षा 11 हिंदी, अंतरा भाग 1 में काव्य खंड आधुनिक काव्य, प्रकृति सुकुमार एवं छायावाद के स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता संध्या के बाद। तो पहले हम इस कविता के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह ग्राम्य से संकलित है। कविता में संध्या के समय होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों, ग्रामीण जीवन के दैनिक क्रियाकलापों के वर्णन के साथ साथ मानवता एवं संवेदनशीलता का भी संदेश कवि ने दिया है। कवि ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है जो शोषण मुक्त हो, जिसमें दरिद्रता ना हो एवं कर्म तथा गुणों के आधार पर साधनों व अर्थ प्राप्ति हो। गांव में दरिद्रता, उत्पीड़न एवं निराशा व्याप्त है, परंतु व्यक्ति इनको प्रकट करने में असमर्थ है। कवि ने समस्त पापों का कारण दरिद्रता को माना है। दरिद्रता के लिए कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था दोषी है। गांव के बनिए के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति अपनी कथनी और करनी में समानता द्वारा सामाजिक व्यवस्था में तभी परिवर्तन ला सकता है जब व्यक्ति की सोच और आचरण समान हो। बच्चों, यहाँ पर पहला जो काव्यांश है, पहले हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। तामर पर्ण पीपल से शतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में, सूर्या क्षितिज पर होता ओझल। बृहद जिभा विचलत कैंचल सा, लगता चितकबरा गंगा जल। धूप छांव के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित। नील लहरियों में लोड़ित पीला जल, रजत जलद से बिंबित। सिकता सलील समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्वल। अनिल पिघल कर सलील, सलील ज्यों गति द्रव को बन गया लवोपल। तो बच्चों, ये प्यारी पंक्तियां हैं। तो अब इसके थोड़े से जो अर्थ है हम देख लेते हैं कठिन शब्दों के। तो यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ हैं सिमटा समेटा, तरु पेड़, ताम्रपर्ण तांबे के पत्ते जैसा, सतमुख सौ मुखों वाला, स्वर्णिम सुनहरा, जीवा टेढ़ा, विचलत थका हुआ, उर्मियों उर्मियों होता है लहरें, सर्पांकित सांप की आकृति में अंकित, रजत चांदी, जलद बादल, सिकता सलील समीर, सिकता रेत, सलील जल, समीर वायु, समुज्वल प्रकाशमान, लवोपल अल्प मात्रा में, लवोपल अल्प मात्रा में रेत आएगा यहाँ पे, रेत मतलब रेत का रूप, लोड़ित मुथा हुआ। तो बच्चों, ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे। अब हम इसका थोड़ा सा प्रसंग जान लेते हैं। बच्चों, प्रसंग में ये प्रस्तुत पंक्तियां जब लिखेंगे हम, हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित प्रकृति सुकुमार छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह ग्राम्य से संध्या के बाद कविता से अवतरित है। ग्राम्य से
अवतरित है। कविता में संध्या के समय होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों, ग्रामीण जीवन के दैनिक क्रियाकलापों के वर्णन के साथ साथ मानवता एवं संवेदनशीलता का भी संदेश कवि ने दिया है। कवि ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है जो शोषण मुक्त हो, जिसमें दरिद्रता का नाम ना हो, कर्म तथा गुणों के आधार पर साधनों व अर्थ का बंटवारा हो। तो इस तरह बच्चों ये प्रसंग हम लिखेंगे। ये प्रसंग हमारी मतलब अगली पंक्तियों में भी इस प्रकार रहेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों व्याख्या, जो काव्यांश है बारी बारी से हम व्याख्या करेंगे। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्र पर्ण पीपल से शतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। बच्चों ये जो पंक्तियां हैं यहाँ पर इनको हम देखते हैं। सिमटा पंख सांझ की लाली, कवि कहता है कि एक पक्षी के रूप में चित्रित करते हुए ये जो संध्या है, शाम का जो समय है संध्या, एक पक्षी के रूप में माना है कवि ने। ये अपने पंखों को समेटकर ओझल होते हुए सूर्य की लाली जो पेड़ों की ऊपर की चोटियों पर पड़ रही है, उसके साथ वहां पर ऐसा लगता है कि चिड़िया के रूप में, जहाँ पर कोई संध्या जो है चिड़िया के रूप में बैठ गई हो पेड़ों की चोटी पर। और संध्या की जो लाली की अब पेड़ों पर जो उसकी फुनगियां भी दिखाई दे रही है, यानी कि जो अस्त होते सूर्य की लाली जो है पेड़ों की चोटियों के ऊपर पड़ रही है, वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। ताम्र पर्ण पीपल से शतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। तांबे के रंग रंग के पत्तों जैसे समान सैकड़ों के मुख वाले झरने सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। झरनों के जल पर सूर्य का पीला प्रकाश जब पड़ता है, जिससे वे सुनहरे हो गए हैं। कहने का भाव यह है कि शाम के समय, संध्या के समय ऐसा लगता है कि संध्या जो है चिड़िया के रूप में पेड़ों की लाली पर जाकर बैठ गई है, तरु की चोटी पर बैठ गई है। और जो पीपल के पत्ते जो है जब वो नीचे गिर रहे हैं, उनके ऊपर सूर्य की जो किरणें पड़ रही है, तो उससे उनका रंग जो है वो तांबे जैसा हो गया है। तो ऐसा लगता है कोई सुनहरे झरने जो है वो निरंतर बह रहे हो। अगली पंक्तियां देखेंगे। ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओजल, बृहद जीवा विचलत कैंचोल सा, लगता चित कबरा गंगा जल। तो यहाँ पर इसकी जो व्याख्या है इसको इस प्रकार देखते हैं बच्चों। ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओजल, क्षितिज पर छिपता सूर्य नदी में प्रतिबिंबित होता प्रकाश का खंबा जैसा जान पड़ता है। कवि गंगा के जल को चितकबरा बताते हुए कहते हैं, बृहद जिभा विस्तृत कैंचोल सा, लगता चितकबरा गंगा जल। यानी कि जब हवा चलती है, हवा से जो है जल, गंगा का जो जल है वो हिलता है, और उसके बीच में अस्त होते सूर्य की जो प्रकाश पड़ता है, तो ऐसा लगता है कोई बड़ा अजगर जो है वो थका हुआ हो, निढाल होकर जो है नदी के बीच में जाकर लेट गया हो। धूप छांव की रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोढ़ी, पीला जल रजत जलद से बिंबित। तो यहाँ पर कवि क्या वर्णन करता है बच्चों। धूप छांव के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित। कवि कहता है कि नदी के तट पर धूप छांव, नदी के बाहर रेत फैला हुआ है, वहां पर रेत में कई जगह से रेत ऊपर उठा है, कुछ जगह से वो नीचे है। तो यह रंग की रेती जब ऊपरी भाग, रेत के ऊपरी भाग पर सूर्य की जो किरणें पड़ती है तो धूप छांव की रंग रेती, और नीचे वाले हिस्से पे छाया है, तो ऐसा लगता है धूप छांव की कोई रंग रेती जो है किसी ने यहाँ पर बना दी हो, और हवा चलने से वे सर्प की तरह आकृति ले ली हो उसने। तो नील लहरियों में लोड़ित, पीला जल रजत जल से बिंबित है। तो तब प्रतिबिंबित यानी कि नदी के जल में जब सूर्य का प्रतिबिंब पड़कर उसे पीला बना देता है, तो उस पर ऐसा लगता है जैसे ऊपर से चांदी जैसे बादलों का जो प्रतिबिंब उस पर पड़ता है, तो चांदी जैसे बादलों जैसे सफेदी उसके ऊपर पड़ जाती है, तो और भी सुनहरा हो जाता है और भी सौंदर्यपूर्ण जो है वो हो जाता है। अगले पंक्तियां हैं बच्चों। सिकता सलील समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्वल,
अनिल पिघलकर सलील सलील, ज्यों द्रव गति द्रव खो बन गया लबोपल। तो यहाँ पर बच्चों अब नदी के किनारे का ही वर्णन जो है कवि करता है, सिकता सलील समीर सदा से, यानी कि रेत, वायु, जल हमेशा चमकीले स्नेह सूत्र में बंधे हुए, यानी कि प्रेम पास में हमेशा से बंधे हुए रहते हैं। स्नेह पास में बंधे समुज्जल प्रकाशमान, यानी कि चमकीले, यहाँ पे समुज्जल का मतलब चमकीले आएगा। उन्होंने अपनी गति खोकर एक दूसरे का रूप ले लिया हो। कैसा रूप ले लिया है? इस तरह प्रकृति में तरह तरह के परिवर्तन इस समय होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वायु जो है पिघलकर जल बन गई हो, और जल जो है रेत बन गया हो, और रेत जो है वो वायु का रूप उसने ले लिया, एक दूसरे का रूप इन्होंने ले लिया हो। तो यहाँ पर एक संध्या के समय का जो है बड़ा ही मनोरम चित्र जो है वो कवि ने बच्चों प्रस्तुत किया है। अब इन पंक्तियों में हम देखेंगे, जो हमारी पंक्तियां हैं इसमें विशेष में हम क्या लिखेंगे। कवि ने इन पंक्तियों में संध्या के समय प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के सौंदर्य का आकर्षक चित्रण प्रस्तुत किया है। काव्यांश की भाषा सरल, सरस, प्रभावमयी, तत्सम प्रधान शब्दावली है। ज्योति स्तंभ सा, ज्योति स्तंभ सा, कैंचुल सा, इनमें उपमा अलंकार है। रंग की रेती, लहरियों में लोडित, सिकता सलील समीर, सदा से स्नेह, इस इन सभी पंक्तियों में बच्चों अनुप्रास अलंकार की छटा है। स्नेह पास, स्नेह रूपी पास, यहाँ पर रूपक अलंकार है। ज्योति ज्यों गति द्रव खो बन गया लबोपल में उत्प्रेक्ष अलंकार है। यहाँ पर ज्यों शब्द है, इस वजह से उत्प्रेक्ष अलंकार है। यहाँ पर भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। अब आगे चलते हैं बच्चों, अगली पंक्तियां है, शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश, नभ में उठकर करता निराजन, तट पर बगलों सी वृद्धाएं, विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता, जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। और इसके साथ इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पर कंपन, कंपन होता है बच्चों कांपना, दीपशिखा दीपक की लौ, ज्वलित जला हुआ, निराजन आरती, मंथर मंत्र होता है धीमा, अंतर रोदन अंदर ही अंदर रोना। अब अगली पंक्तियां हैं बच्चों इसमें, दूर तमस रेखाओं सी, उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, सोन खगों की पांति, आदर ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। तो बच्चों इसके भी कुछ शब्द है, उनके हम देख लेते हैं। यहाँ पर तमस, तमस का मतलब अंधकार, खग पक्षी, आदर नम, नमी जिसे है, नीरव खामोश, मुखरित होता है ध्वनित, यानी कि खामोश का जो नीरव का जो उल्टा आएगा यहाँ पे, चूरण चूरा, गोरज गोधुली, गोरज होता है गोधुली के समय का जो जब गाय घर को आती है उस समय का वर्णन यहाँ पर एक गोरज शब्द यहाँ पे आया है। सूर्य अस्त होते जो होता है उस समय गोधुली का समय होता है वो। सनन तेज, ज्योतित प्रकाश। तो बच्चों ये कुछ इसके अर्थ है। अब आगे चलेंगे हम, इसका जो प्रसंग है पूर्ववत ही रहेगा। ये प्रसंग जैसे पिछले काव्यांश में हमने किया वैसे ही वही रहेगा यहाँ पे भी। तो हम इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश, नभ में उठता करता निराजन। तो यहाँ पर देखेंगे कवि पंत जी क्या कहते हैं, शंख घंट बजते मंदिर में। कवि कहता है संध्या के समय मंदिरों में आरती होने की तैयारी शुरू हो जाती है, वहां शंख और घंटियां जो है बजने लगती है, और इसमें दीप शिखा सा ज्वलित कलश, नभ में उठता करता निराजन। और यहाँ पर मंदिर का जो कलश है वो कलश सूर्य की लालिमा के प्रभाव से दीपक की तरह जो है दिखाई देता है, कि दीपक की लौ जैसे जल रही हो, और ऐसे ऊपर की ओर वो उठकर ऐसा लगता है जैसे वो आरती कर, मतलब क्या, निराजन, निराजन जो है कलश जो है सूर्य की रोशनी से लाल
ज्योति के समान हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो आरती कर रहा हो। तट पर बगलों सी वृद्धाएं विधवाएं, जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर्रोदन। यहाँ पर बच्चों अब विधवाएं जो है, वृद्ध विधवाएं जो है नदी के किनारे जो है, गंगा नदी के किनारे वो पूजा अर्चना के लिए आती है। तो वहां पर बोलते हैं तट पर बगलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन। नदी के किनारे पर बूढ़ी विधवा स्त्रियां जो है बगलों के समान प्रतीत हो रही है। वे जप ध्यान में मगन रहती है, किसी से बात नहीं करती। उनके दिल में तो दुख है, अंतर उनके दिल में पीड़ा है, तो उनका हृदय रोता है। उनके मन की पीड़ा नदी की धीमी धारा में बह जाती है। उनके अंतर का दुख जो है वो बाहर दिखाई नहीं देता, वो अंदर ही अदृश्य रोदन, इनके उनका जो दुख है अंतरात्मा का दुख है वो उस बाहर जो है दिखाई नहीं देता। तो बच्चों इसमें अगला देखेंगे, दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, सोन खगों की पांति आदर ध्वनि से नीरव नव करती मुखरित। तो यहाँ पर अब संध्या के समय का कैसा वातावरण होता है कि दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की, पक्षी जो है एक पंक्ति में आकाश में उड़ते जा रहे हैं। आकाश में ऐसा लगता है अंधेरा हो रहा है और पक्षी जब जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कोई आसमान में जो है काली रेखा जो है किसी ने खींच दी हो, ऐसे प्रतीत होते हैं वो। उनके गुंजन से सारे आकाश में चहचहाट होती है। सोन खगों की पांति जो है पंक्ति आदर ध्वनि से नीरव नव करती है, यानी कि जो उस समय सुना आकाश होता है, इन पक्षियों की चहचहाट से जब वो एक पंक्ति में जाते हैं तो ऐसा लगता है आकाश को किसी ने स्वर दे दिया हो, आकाश मुखरित हो गया हो। अगली पंक्तियां देखते हैं बच्चों, स्वर्ण स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योतिद पंखों कंठों का स्वर। तो यहाँ पर शाम के समय स्वर्ण यानी कि स्वर्ण चूर्ण से उठती गोरज, जब गाय जो है पशु जो है गाय घर को आती है तो उस समय उनके पांव की खुरों से जो है धूल जो है ऊपर को उड़ रही होती है, और वो धूल जो है खुरों से जो उड़ रही होती है किरणों की बादल सी जलकर, ऐसा लगता है जब उनके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तो किसी ने उनको जला दिया हो, ऐसा लगता है कि वो जलकर जो है स्वर्णिम बन गई हो, स्वर्णिम। सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योतिद पंखों कंठों का स्वर। और जब आकाश में उड़ते हुए पक्षी जो है वो कंठों का स्वर जो उनके जोर जोर से आवाज करते हुए अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं तो सनन सा यानी तेजी के साथ गूंजता हुआ आकाश में वह ऐसा लगता है जैसे कोई तीर किसी ने एकदम से छोड़ दिया हो, तीर जो सन की आवाज में जो तीर छोड़ दिया हो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पंत जी की पंक्तियां, शाम के समय का जो उन्होंने एक बिंब प्रस्तुत किया है, एक बिंब हमारे मस्तिष्क में जो है हमारे हृदय में जो बन जाता है वो इनके यहाँ पर बिंब विधान भी है इन पंक्तियों में। अब हम इसका विशेष देखेंगे बच्चों। विशेष में वही पूर्ववत पंक्तियां रहेंगी। पहले कवि ने इन पंक्तियों में संध्या के समय होने वाले परिवर्तनों का आकर्षक चित्रण किया है। भाषा जो है प्रभावमयी है, सरस है, तत्सम प्रधान शब्दावली है। और दीप शिखा सा कलश, दीप शिखा सा कलश, बगलों सी वृद्धाएं, तमस रेखाओं सी गति सी चित्रित, किरणों की बादल सी, सनन तीर सा, इन सब पंक्तियों में उपमा अलंकार है। कलश का मानवीकरण हुआ है यहाँ पे। नीरव नभ में अनुप्रास अलंकार है। कवि की अनूठी कल्पना जो है प्रस्तुत हुई है यहाँ पे। और काव्य में जो है बिंब विधान दर्शनीय है, जैसे मैंने पीछे भी बात की। बिंब विधान मतलब किसी चीज का जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हमारे मस्तिष्क में जो चित्र बनता है उसे हम बिंब कहते हैं। एक चित्र जो है वो हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, आकृति कोई बन जाती है। अब बच्चों थोड़ा सा इसका प्रश्न समाधान देखते हैं। संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनके बारे में जो है आधार पर लिखिए। तो संध्या के समय सूर्य का प्रकाश लाल आभा लिए हो जाता है, पीपल के पत्ते तांबे के वर्ण जैसे हो जाते हैं, पेड़ों से गिरते हैं तो ऐसे लगता है कुछ सुनहरी झरने जो है गिर रहे हो। सूर्य
रूपी खंबा जैसे ऐसा लगता है उस समय, जैसे कि जल में ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी ने खंबा जो है वो गाड़ दिया। और जो चितकबरा, यानी कि जब लहर चलती है और जल जो है वो चितकबरा सा लगता है, जैसे कोई बड़ा अजगर जो है अपनी शिथिल अवस्था में थका हुआ जो है वो नदी के जल में जो पड़ा हुआ है। अगला है, पंत जी ने नदी के तट का जो वर्णन किया है अपने शब्दों में लिखें। नदी के तट पर ध्यान मग्न में वृद्ध विधवा औरतें जो है ऐसी प्रतीत होती है मानो शिकार करने के लिए जैसे नदी के किनारे बगुले खड़े होते हैं। पंत जी ने कविता में वृद्ध औरतों की वह सुंदर उपमा दी है। उनके दुख को भी बहुत सुंदर ढंग से जो प्रस्तुत किया है। नदी की धीमी धीमी धारा को वृद्ध औरतों के मन में बहने वाले दुख के समान बताया है। इस तरह से वृद्ध औरतों के और बगुलों दोनों के नदी के किनारे मिलते हैं। उनके सफेद रंग के कारण कवि ने उपमा का जो है बड़ा सुंदर उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। एकाकार हो गए हैं दोनों जैसे। शाम होते ही कौन कौन से जो है घर को वापस आते हैं, कौन कौन से जी? शाम होते ही कृषक, उनकी गायें, पक्षी सभी घर को लौटाते हैं। और जो छोटे व्यापारी होते हैं अपनी दुकान बंद करके वो भी सब घर को वापस नावों पर जो है घर को वापस चले जाते हैं। संध्या के समय किस किसने अपने स्वर दिए? संध्या के समय मंदिर में बजने वाले घंटे शंख घंटियों ने, पक्षियों द्वारा चहचहाने वाले चहचहाट ने, गाड़ी वालों के बिरहा गीत गाने और कुत्तों के भौंकने का हुआ हुआ करते सियार जो है वो खामोश संध्या यानी कि रात्रि के प्रहर को जो है वो अपना स्वर देकर मुखरित करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आज का हमारा ये अंक समाप्त होता है। हम अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। तब के लिए धन्यवाद।